मन का विश्व से कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशी के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तो बहा के कर दे पाम हर एक मन का कोना। हम चले के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो न, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्व से कमजोर हो न। बैठ। क्वेश्चन लिखिए। मल्टी रेंज वोल्ट मीटर देखा है? मल्टी रेंज वोल्ट मीटर यानी एक ही वोल्ट मीटर में कई सारे स्केल बने हो, ऐसे वोल्ट मीटर आगे चल के आप देखोगे जब कॉलेज में जाओगे, जिसमें ऐसे कई सारे टर्मिनल बने रहेंगे। आपने आपसे कहा जाएगा इसके इसके बीच आपने कनेक्शन किया तो ये वाला स्केल पढ़िए, इसके और इसके बीच कनेक्शन करें तो इस वाले स्केल को पढ़ें। ऐसे अलग अलग स्केल बने रहेंगे। इसका कनेक्शन किया तो ये वाले स्केल पढ़ें। कई सारे स्केल एक साथ बने रहेंगे। इंटरनल आप सोचिए कि आप वोल्ट मीटर बना रहे हैं, वोल्ट मीटर का फार्मूला कैसे लिखते हैं आप लोग? आईजीजी प्लस आर। वोल्ट मीटर यानी वोल्टेज पढ़ना, वोल्टेज कितना पढ़ेगा, वोल्टेज कितना पढ़ेगा, आईजीजी प्लस आर। तो क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि व्हाट शुड बी रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द सीरीज ऑफ गैल्वेनोमीटर टू गेट अ वोल्ट मीटर हैव दिस रेंज। तो आर की वैल्यू आपसे पूछी जाएगी। आर की वैल्यू क्या होगी? बी बाई आई जी माइनस जी। जितने हाई रेंज का वोल्ट मीटर बनाओगे उतना ही रेजिस्टेंस ज्यादा लगाना पड़ेगा। अब एक बार वोल्ट मीटर बन गया तो उसका रेंज डिसाइड हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि इंटरनल ही कुछ ऐसा डिजाइन कर दिया जाए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दिया जाए। आप सोचिए कि जो आप गैल्वेनोमीटर बनाते हैं, इसमें इसके सीरीज में रेजिस्टेंस लगाते हैं तो ये आई जी और जी प्लस आर वही तो वोल्टेज पढ़ देता है। ये देखिए आपका वास्तविक जो रियल वोल्ट मीटर आपने पढ़ रखा है। बताइए गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाया तो बताइए कहां से कहां के बीच का ये वोल्टेज पढ़ेगा? पहले तो ये बताओ। गैल्वेनोमीटर का वन एंड जहां कनेक्शन होगा, गैल्वेनोमीटर का अनदर एंड, ये वोल्ट मीटर एज अ डिवाइस यही हुआ। अब आप कुछ ऐसा प्लान करो कि इसी रजिस्टेंस में कुछ ऐसा प्लान किया जाए कि रजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा दिया जाए। इतना तो समझ में सबके आ गया है कि रजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो रेंज बढ़ेगा। तो हम कुछ ऐसा करें कि यहाँ पे R1 R2 और R3 तीन रजिस्टेंस लगा दें और कनेक्शन इसके बीच ना करके कनेक्शन इसके बीच करें। तो बताओ आर का रोल कौन निभाएगा? सबको समझ में आने लग गया है कि आर का रोल निभाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। लेकिन मैं यदि यहाँ अच्छा, अब इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ये रेंज भी ज्यादा होगा। लेकिन मैं यहाँ के बजाय यहीं कनेक्शन कर लूँ, यहाँ कनेक्शन ना करूँ, तो बताओ आईजी किधर से जाके किधर से निकल आया? क्योंकि मैंने कनेक्शन इसके और इसके बीच का किया तो रेजिस्टेंस कम तो रेंज कम। और आर का वैल्यू कौन लेगा? इसी तरह से यदि हम इसके बीच लिखें तो ये हटा दें। समझ में आ गया होगा कि जी के सीरीज में जो भी है उसे आर के रूप में लेना है। ये तो दिख गया होगा आपको। जी के सीरीज में जो भी होगा उसे आर के रूप में कंसीडर करना है। तो यही अपना क्वेश्चन है, लिख लीजिए। अ गैल्वेनोमीटर a galvanometer of resistance 100 ohm has 50 division on its scale, 50 division on its scale। कितने खाने बने हुए हैं इसमें? 50 खाने बने हुए हैं, ठीक है। इट रीड्स इट रीड्स 20 माइक्रो एम्पियर करंट पर डिवीजन। कितना पड़ता है? 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। इट रीड्स 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। फाइंड R1, R2 and R3 to convert it into multi-range voltmeter, namely 0 to 2 volt, 0 to 10 volt and 0 to 20 volt। ये हमें बनाना है 3 वोल्ट मीटर में, ठीक है। क्लियर? 3 रेंज में से कन्वर्ट करना है। तो लगभग लगभग शायद आइडिया लग गया, जैसा कि मैंने बता दिया कि ये वाला कनेक्शन तो करना ही पड़ेगा। गैल्वेनोमीटर का जो इधर वाला हिस्सा है वो कॉमन है कि नहीं?
ये तो आपको कनेक्शन करना ही पड़ेगा, गैल्वेनोमीटर का ये एंड तो कॉमन है कि नहीं, इधर वाला तो कॉमन है, ये कनेक्शन तो आपको करना ही पड़ेगा। अब इधर कौन सा कनेक्शन करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू लेनी है। तो चलिए बताइए, आपको समझ में आ रहा है? तो 0 से 2 के बीच में यदि मैं कनेक्शन करता हूं, यदि मैं कनेक्शन 0 से 2 के बीच में करता हूं, तो आर का रोल कौन निभाएगा? तो R1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे आप लोग? B बाई आई जी माइनस जी R1। तो B की वैल्यू क्या है इसमें? 2। आई जी कितना है, कहाँ गिवन है? आई जी कहाँ गिवन है बताओ, निकाल लोगे क्या? कैसे निकाल लोगे? आई जी का मतलब समझते हो? द करंट रिक्वायर्ड इन गैल्वेनोमीटर फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, फुल स्केल डिफ्लेक्शन। तो इसमें खाने बने हैं 50 और एक डिवीजन 20 माइक्रो एम्पियर। तो इसका मतलब 50 इंटू 20 माइक्रो एम्पियर। तो क्या ये -3 एम्पियर आ गया? भाई ये 1000 हो गया माइक्रो एम्पियर, तो -3 एम्पियर। तो बी की वैल्यू हो गया 2, आई जी हो गया -3, और जी यहाँ पे कितना है 100, तो ये हो गया 1900 ओम। ये तो R1 की वैल्यू हो गई, किसकी वैल्यू आ गई? R1। अब आप अगले स्टेप पे आइए, 0 to 10, 0 to 10। तो बताइए, दरवाजा खुला रहने दीजिए, 0 से 10, 0 से 10, यदि हम 0 से 10 लेते हैं तो आर का रोल कौन निभाया? R1 प्लस, ठीक है बहुत बढ़िया। तो ये R1 प्लस R2 B बाई आई जी माइनस जी। ठीक, तो R1 हो गया आपका 1900, R2 फाइंड आउट करनी है, ये हो गया 10, आई जी हो गया 10 रेज टू पावर -3, जी हो गया 100, यही था। तो R2 की वैल्यू, ये 1900 उधर जाएगा 2000, और ये 10,000, तो सीधा सीधा कितना? 8000 ओम, यही आएगा। इसी तरह से 0 से 20 वाले के लिए, 0 से 20 रेंज समझ में सबको आ गया कि 0 से 20 का मतलब है कि जी की सीरीज में जो भी है दैट इज प्ले द रोल ऑफ रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन अ सीरीज। सो आर इज नथिंग बट R1 प्लस R2 प्लस R3 is again B by IG minus G। R1 1900, R2 8000, R3 has to find out, B is 20 minus 300। तो यहाँ से R3 क्या आया होगा? देखो ये 8000 इधर आएगा, ये 1900 इधर आएगा, तो 1900 -2000 बना देगा -8000, तो 10,000 तो माइनस हुआ, और ये हो जाएगा 20,000। तो ये R3 की वैल्यू हो गई 10,000। ये क्लियर हो गया, समझ गए? अगला क्वेश्चन लिखते हैं, राइट द नेक्स्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अब वोल्ट मीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर ब्रैकेट में लिखना रेजिस्टेंस जी ओम, रेजिस्टेंस कैपिटल जी। अ गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस कितना? जी, कैन रीड, कैन रीड मैक्सिमम वी वोल्ट। कितना पढ़ पाता है ये? मैक्सिमम वी वोल्ट, कैन रीड मैक्सिमम वी वोल्ट। फाइंड रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड to be connect, resistance required to convert into voltmeter, into voltmeter having range small n times। रेंज कितना हो जाए? स्मॉल n टाइम्स, जितना रेंज अभी आपको दिख रहा है के कंपैरिजन में रेंज आपको स्मॉल n टाइम्स नजर आने लग जाए। ठीक है, बताएं। हम्म, इसको फार्मूले से प्लान करोगे तो उतना अच्छा भले ना कर पाओ, लेकिन जैसा कि कुछ लोग डायग्राम बना रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि पहले ये जी अकेले है, तो ये बी बोल्ट जानते हो किसको पढ़ रहा था? जो ये मैक्सिमम बी बोल्ट पढ़ रहा था, यानी इस गैल्वेनोमीटर में पास होने वाली मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम करंट इन अ गैल्वेनोमीटर इनटू जी, इसी को मल्टीप्लाई करके तो पढ़ रहा था। शुरू में आपने रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं गैल्वेनोमीटर में, आपने गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टेंस का कनेक्शन ही नहीं किया। तो जब रेजिस्टेंस का कनेक्शन ही नहीं किया तो बी की वैल्यू क्या होगी? आई जी इंटू जी। इसका मतलब यहां से पहली वाली जो डेटा है, इससे क्या कैलकुलेट हो गया? आई जी की वैल्यू। और अब आप चाहते हैं कि इसके गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दें, तो रेजिस्टेंस कितना लगाएंगे? दिस इज बी अपॉन आई जी माइनस जी। तो रेंज कितना हो गया इस समय? ये रेंज, ये रेंज का काम करेगा। ये फार्मूला लिखा है, ये बी और ये बी सेम नहीं है। आप ये समझ लो कि ये रेंज की जो वैल्यू हो गई, पहले वी था,
अब कितना हो गया, वी डैश हो गया, रेंज बढ़ गया, चेंज हो गया कि नहीं, रेंज पहले से ज्यादा हो गया, तो बी डैश की वैल्यू हो गई एन टाइम्स ऑफ द वी, आई जी हो गया बी बाई जी माइनस जी, ये हो गया एन माइनस वन इंटू कैपिटल जी। ये ठीक है, ये रेजिस्टेंस आपको कनेक्शन करना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर, समझ रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन, you ready for next question? A galvanometer, a galvanometer a galvanometer is shunted by 3 ohm resistance, 3 ohm resistance. Then current in galvanometer is then current in galvanometer is then current in galvanometer is 1/5 of the main current, main current समझ रहे हो, जो पूरे गैल्वेनोमीटर और शंट में मिला के जो टोटल करंट आ रही होगी उसकी 1/5 किस में जा रही है, गैल्वेनोमीटर में, फुल स्टॉप। if it is further shunted, further shunted by 6 ohm, further shunted by 6 ohm, find percentage of main current passing through galvanometer, find percentage of main current passing through galvanometer. सुमन, कौन सा पॉइंट नहीं क्लियर हुआ? प्रीवियस क्वेश्चन, ये थर्ड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, इसमें आई जी इंटू जी, ये तो पहले हो गया। अब आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दोगे तो ये वोल्टेज जितना पहले पढ़ रहा था उससे n टाइम्स पढ़ने लग जाएगा। दैट मींस इफ यू डोंट अप्लाई द फार्मूला देन वोल्टेज रीड बाय द वोल्टमीटर इज आई जी जी प्लस आर। तो इसके बाद यही क्वेश्चन आ जाएगी, ठीक। हाँ, ये क्वेश्चन का क्या हुआ, पहली डेटा से क्या निकल सकता है, ये 1/5 क्या लिखा है, ये समझ में आ रहा है, आई जी की वैल्यू क्या है, ये समझ में आ रहा है आपको? आप आई जी लिखते तो कैसे लिखते हैं, जब गैल्वेनोमीटर की शंटिंग होती है तो आप लिखते तो कैसे लिखते हैं, यहां से जो करंट पास हो रही होती उससे कितना पोर्शन गैल्वेनोमीटर में जाएगा, आप बता सकते हैं क्या? आई जी की वैल्यू आप बता सकते हैं क्या? कैसे बताएंगे? एस अपॉन, बढ़िया कह रहे हो, एस अपॉन एस प्लस जी इंटू आई, दिस इज आई बाई 5। एस हमें गिवन है, एस गिवन है ना, तो इससे सॉल्व किया होगा तो जी की वैल्यू आई होगी, कितना आया, 12 ओम। 12 ओम कितने लोगों का आ गया आंसर? ठीक है। अब फर्दर शंटिंग का मतलब, ये एस की वैल्यू तो 3 ओम था, शंटिंग फर्दर का मतलब जो नेक्स्ट डायग्राम होगा, ये गैल्वेनोमीटर अपनी जगह पर रहा, ये शंट आपका अपनी जगह पर रहा। फर्दर शंटिंग का मतलब बता दो फिर से, पैरेलल शंटिंग का मतलब जिसका शंटिंग करना है क्रॉस कॉम्बिनेशन। कई लोग सीरीज पैरेलल को लेकर परेशान रहते हैं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सेल को शंटिंग कर दिया, एक सेल आपके पास पड़ा हुआ है, आपसे कहा गया कि इस सेल को 5 ओम से शंटिंग कर दीजिए, इसका मतलब है इस सेल के जो टर्मिनल्स हैं उसको 5 ओम से जोड़ दीजिए। ये रेजिस्टेंस आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको शंटिंग कर दीजिए 2 ओम से, ये कनेक्शन कर दिया, जिसका शंटिंग उसके क्रॉस कॉम्बिनेशन, उसके क्रॉस कनेक्शन होता है। इसका मतलब सीधा सीधा यहां पे भी है, जैसे गैल्वेनोमीटर शंटिंग तो गैल्वेनोमीटर के क्रॉस कनेक्शन, फर्दर शंटिंग अगेन कनेक्शन, तो डेफिनेटली ठीक कह रहे हैं, ये यहाँ पे 6 ओम का और कनेक्शन हो गया, 6 ओम का कनेक्शन और हो गया कि नहीं। और जब ये 6 ओम का कनेक्शन और हो गया तो वैसे एस का रोल कौन निभाएगा इस समय, ये 2 ओम नहीं निभाएगा क्या, इस समय ये एस का रोल निभाएगा, से इट इज एस डैश, say it is S dash. So what is the current in a galvanometer final? This is your IG dash. This is your IG dash is S dash upon S dash plus G और into total, क्योंकि आपसे पूछा गया है परसेंटेज ऑफ मेन करंट, सो यू हैव IG dash अपॉन I, ये क्या चीज है, मेन करंट का कितना फ्रैक्शन, इनटू 100, सो योर S dash अपॉन S dash plus G इनटू 100। आई थिंक ठीक है, क्या कहते हो आप लोग? तो सॉल्व कर लो जो भी आ रहा हो, बता दो क्या आ रहा है, मुझे भी बता देना। इनटू 100 यही परसेंट आ रहा है, ये बाई 7 हो गया, कितना, 40, 14, 14 पॉइंट समथिंग परसेंट, बिल्कुल ठीक है, 14 7 98 बिल्कुल ठीक है, एकदम करेक्ट, नो डाउट यही आंसर है।
चलिए एक बार देखते हैं आपको हाफ डिफ्लेक्शन कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, उसके बाद हम अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं, अगला डिस्कशन पर आते हैं। दिस इज 220 ओम, दिस इज 5 ओम, और ये यहाँ पे एक की लगी है, और ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड विथ अ बैटरी ऑफ बी वोल्ट। ये डायग्राम आपको हाफ डिफ्लेक्शन मेथड की याद दिला रहा है क्या? हाफ डिफ्लेक्शन में था ही क्या, एक बैटरी एक रेजिस्टेंस के साथ एमीटर। अब एमीटर जरूरी है नीचे हिला के लगाएं? ये तो जरूरी नहीं है। बैटरी रेजिस्टेंस याद है ना, सर्किट बी आर और नीचे एमीटर। अब एमीटर में क्या था, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगाकर एमीटर बनाया था, तो यहां भी तो वही है। व्हेन की के इज ओपन, व्हेन की के इज ओपन, deflection in galvanometer is theta naught. Deflection in galvanometer is theta naught. Now, after key k is close, deflection in galvanometer becomes theta naught by 5. Capital G question mark. बाई 2 कर देता तो, एक मिनट, बाई 2 बोल दूं तो क्या आंसर बोल देंगे, ये भी याद दिला दो एक बार, ये भी हो जाए। बाई 2 तो जी की वैल्यू डायरेक्ट बता दो। यदि बाई 2 लिखा होता तो आप क्या करते हैं, आर एस अपॉन आर। किसको मानते हैं आप, जो बैटरी के सीरीज में होता है वो आर, और संट कौन सा होता है, ऑफ कोर्स जो जी के पैरेलल में है वो एस का रोल प्ले कर देता, आंसर आ जाता है, यहाँ पे पुट कर देते। लेकिन हमने बाई 2 नहीं लिखा है, डिफ्लेक्शन हाफ नहीं हुआ है, डिफ्लेक्शन आधा नहीं हुआ है। यानी ये चाहता है कि जो प्रोसीजर आपने पढ़ा है, गैल्वेनोमीटर का रियल कॉन्सेप्ट क्या है, रियल प्रिंसिपल क्या है, करंट पासिंग इन अ गैल्वेनोमीटर इज नथिंग बट के टाइम्स ऑफ थीटा, आई इज इक्वल टू। तो बहुत जल्दी से फटाफट ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए है, आ गया है ये क्वेश्चन, सिर्फ सिर्फ आपके लिए, ओनली फॉर यू, सॉल्व कीजिए, ये न्यूमेरिकल सिर्फ आपके लिए है। जल्दी से इक्वेशन बना दीजिए कम से कम, हम अगले चैप्टर पे आ जाएं। हम्म हम्म बगल में है, आंसर के बगल में खड़े हैं आप। नहीं नहीं नहीं, पॉइंट में नहीं, इतना बेकार डेटा मैंने नहीं दिया है। ये जेई मेन पेपर का क्वेश्चन, हमें तो प्रैक्टिस करानी थी हाफ डिफ्लेक्शन, ये जेई मेन पेपर का क्वेश्चन हमने उठा के दिया आपको, सौजन्य से जेई मेन क्वेश्चन पेपर। हम्म मुझे लगता है आप लोग इक्वेशन बना चुके हैं, तो मैं भी धीरे धीरे आपके साथ आ रहा हूं। तो के ओपन करंट इन गैल्वेनोमीटर आपकी नजर में कितना, बी अपॉन 220 प्लस जी, एंड आई थिंक ये इक्वेशन आपने लिखा होगा, कितने लोगों ने ये लिखा है, हाथ उठाइए। मतलब पहला इक्वेशन तो यही बनेगा मेरे ख्याल से, कि नहीं, पहला इक्वेशन यही है। नाउ के क्लोज करंट इन गैल्वेनोमीटर आई जी डैश इज इक्वल टू आई जी डैश, यानी जो टोटल करंट होगी उसका दो पार्ट होगा, तो गैल्वेनोमीटर के हिस्से में कितना जाएगा, 5/5 प्लस जी, 5/5 प्लस जी, दिस इज द डिवीजन रूल, मल्टीप्लाइड बाई टोटल, दैट इज बी अपॉन 220 प्लस 5g/5 प्लस जी, और ये हो जाएगा के थीटा नॉट बाई 5। और ये सिंप्लीफिकेशन आसान है, ये इजी है। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन कितने लोगों ने बनाया है, बनना चाहिए, क्योंकि देखो बेटा कल पिछले टर्न पर तो आपने यही किया है। अच्छा कोई बड़ी बात नहीं है, मैं कितने रजिस्टेंस से गिन लेते हैं, देखते हैं क्या पता 15-20 होना हो पा रहा हो, एक बार गिन तो लेते हैं, 1 2 3, केवल थ्री, ये लो, केवल 3 रजिस्टेंस है, 1 सीरीज 2 पैरेलल, कौन नहीं बता पाएगा कि करंट किस ब्रांच में कितनी होगी। सर्किट के नजरिए से देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी सर्किट के नजरिए से डिफिकल्ट सर्किट लग रही है आपको क्या, 1 सीरीज 2 पैरेलल, दो पैरेलल के साथ एक सीरीज लगा हुआ है, और क्या है क्वेश्चन, आपको कौन सी करंट से डिफ्लेक्शन देखना है, गैल्वेनोमीटर की करंट से। जब ये की ओपन था तो 100% करंट इस रास्ते से जा रही थी, पता है आपको, जब ये की ओपन था, ये रास्ता कटा हुआ था, ये रास्ता कटा हुआ था, तो करंट कहां से जा रही थी, 100% करंट गैल्वेनोमीटर में से जा रही थी। ये देखिए बी अपॉन रास्ते में रेजिस्टेंस कितना हुआ, 220 प्लस जी, ये सही है, ये सही है कि नहीं। अब आपने इसको क्लोज कर दिया तो भाई ठीक है, ये रेजिस्टेंस भी इसको लेना पड़ेगा आपको, तो ये दोनों पैरेलल देन सीरीज, दोनों पैरेलल 5g/5 प्लस जी के साथ 220 बी अपॉन टोटल, ये कौन सी करंट है, बैटरी से आने वाली, बैटरी से चल रहा है, ये करंट है, ये करंट है, ये करंट है। अब ये करंट थोड़ी ना गैल्वेनोमीटर में जा रही है, गैल्वेनोमीटर आगे तो दो पार्ट्स डिवीजन होगा, गैल्वेनोमीटर का हिस्सा बोलिए, इसका करंट निकालनी है तो क्या, उसके पैरेलल वाला ब्रांच यानी दिस वन अपॉन आर प्लस, दोनों सम, यही करते हो ना, नहीं करते, कभी नहीं किया ऐसा,
into total is k times. Now the deflection becomes theta naught by 5. Now the deflection becomes theta naught by 5. तो ये हमने theta naught by 5 कर दिया. ये ठीक है? आ रहा है समझ में आपको? बोल नहीं रहे आप लोग? तो इसका सिंप्लीफाई थोड़ा बहुत तो कहो तो मैं कर दूं. ये हो जाएगा 5b, लेकिन अब मेरे कैलकुलेशन करने से आपका एग्जामिनेशन में कोई लाभ नहीं होगा. ये एलसीएम कैंसिल ही हो रहा होगा. इसको मल्टीप्लाई कर लो. 220 इंटू 5, ठीक है ना, प्लस 220 इंटू जी प्लस 5g, तो 225g हो गया होगा. 220g और प्लस 5g, एंड दिस इज इक्वल टू 1/5 ऑफ b अपॉन 220 प्लस g. इतनी सी बात है. b कैंसिल हो गया. g की वैल्यू बोल दीजिए क्या आंसर आया. 22 किसका आ गया है भाई? 22 इज राइट आंसर. यही आंसर है 22. इसीलिए जब आप 20 बोल रहे थे तो मैंने कहा था बगल में खड़े हो आंसर के. चले आगे बढ़े. अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं. कैपेसिटर. नेक्स्ट वन. अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? ये आपको एस दिख रहा था कि 5? कई लोग एस समझ बैठे इसको. मैंने 5 लिखने का प्रयास किया था भाई. ये लीजिए. अब ठीक है, क्लियर. अब एस नहीं है, वो 5 है. एनीवे, ये भी 5 है, ये भी एस नहीं है. कैपेसिटर सर्किट का एक और चैप्टर अपने पास. इसमें भी करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो सर्किट आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट जो पढ़ा है, उसका रिवीजन होगा. लेकिन सर्किट में आने से पहले आपको डिफरेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सॉल्व करना आना चाहिए. डिफरेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस, चाहे वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हो, चाहे वो स्फेरिकल हो. तो सबसे पहला एम ये है इस चैप्टर में कि हम डिफरेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पालें. एज एज चैप्टर नेम इज कंसर्न, चैप्टर नेम जो रिफ्लेक्ट कर रहा है कैपेसिटी, कैपेसिटेंस. तो कैपेसिटी वर्ड तो हमने कभी भी पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा. कैपेसिटी मींस द एबिलिटी ऑफ एनी कंटेनर टू होल्ड समथिंग. किसी चीज को रखने की जो कैपेबिलिटी होती है वही कैपेसिटी होती है. अब यहाँ हमें क्या रखना है? यहाँ हमें चार्ज रखना है किसी बर्तन में. अब वो बर्तन कौन सा होगा? वो होगा कंडक्टर. चार्ज वैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा है कि चार्ज इंसुलेटर में भी रहता है, ऐसी बात नहीं है. लेकिन मैं एज ए कैपेसिटर पढ़ूंगा तो कंडक्टर पढ़ूंगा, क्योंकि मुझे उस चार्ज को आगे कहीं जरूरत हो तो हम चार्ज को ले भी सकें तार जोड़कर. इंसुलेटर चार्ज रखे रहेगा, लेकिन दिन भर आप तार लगा के बैठे रहो पाने के लिए तो आपको नहीं मिलने वाला है. तो हम कौन से टाइप का बर्तन लें? कंडक्टर लेंगे कि इंसुलेटर? चार्ज को रखने का जो हम कंटेनर यहाँ सोच रहे हैं वो कंडक्टर सोच रहे हैं. तो सबसे पहले इसी हेडिंग को हम लिखते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर. कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर. एक ऐसा कंडक्टर जो आइसोलेटेड है, जो कहीं से कनेक्टेड नहीं है, जो अलग थलग है. कहीं से कनेक्टेड होगा तो उसकी रियल कैपेसिटी नहीं होगी. एक कंटेनर हो और पाइप जोड़कर आप दूसरे में पानी ले रहे हो तो उसमें और पानी भरा जा सकता है, क्योंकि उससे निकाला जा रहा है. तो इसलिए आइसोलेटेड. तो किसी भी कंडक्टर को लेकर आइए हम लोग डेफिनेशन बना लेते हैं. लेट्स सपोज वी हैव एनी कंडक्टर. तो जैसे जैसे इस कंडक्टर को हम चार्ज देते जाएंगे, इसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा सरफेस पर? पोटेंशियल ऑफ अ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज गिवन टू द कंडक्टर. और इसको हम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो क्या लिख देते हैं? CB. C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर. C इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ. ये चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के से कितना आसान है आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रहे होंगे तो ये चार्ज क्यों रहा हो, आर रेडियस का स्फीयर हो, तो पोटेंशियल का फार्मूला लिखा होगा Q अपॉन 4 पाई दुनियादारी. और यहाँ देखिए B इज इक्वल टू Q अपॉन जो दुनियादारी है उसको कांस्टेंट लिख दिया. इसका मतलब कंडक्टर से रिलेटेड जो भी है वो फिजिकल पैरामीटर, साइज या जो भी है, उसका नाम हमने लिख दिया है C. तो इस चैप्टर का जैसे ओम्स लॉ आपने पाया था कि B इज इक्वल टू IR इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन द सेम वे Q इज इक्वल टू CB इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर एज वेल. ठीक है. SI यूनिट इसकी ऑफ कोर्स फेरेड आप जानते हैं, बट ये भी आप जानते होंगे इज बिग यूनिट, लार्ज यूनिट. फेरेड क्या होती है? बहुत बड़ी यूनिट होती है. फेरेड की कैपेसिटेंस पाना बहुत मुश्किल काम होता है. मोस्टली माइक्रो फेरेड, नैनो फेरेड, पिको फेरेड, यही मोस्टली आंसर्स मिलते हैं. यहाँ से इसका यदि हम डायमेंशन निकालने की कोशिश करें तो भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं. दिस इज Q/B. और पोटेंशियल का डायमेंशन होता है, पोटेंशियल का डायमेंशन होता है एनर्जी पर यूनिट चार्ज. तो दिस इज योर Q²/U. और अब आप देखिए सबका डायमेंशन आता है आपको ना, Q इज इक्वल टू IT. और एनर्जी का डायमेंशन क्या आता है? mL²T-2. सो इट इज m-1, m-1 और L-2 T⁴ A⁴ यही आ रहा है क्या? देखो यही आ रहा है क्या? तो ये तो हो गया कैपेसिटेंस किसी का भी, कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर. डेफिनेशन तो किसी के लिए भी हो गया. लेकिन यदि आप कोई बॉडी जानते हैं, चार्ज बॉडी ऐसा जिसके बारे में जानते हैं, जैसे कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर.
स्फेरिकल कंडक्टर इज अ नोन टर्म, नोन बॉडी, तो उसका पोटेंशियल शायद हम लिख सकते हैं, है कि नहीं? तो स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस आर ले लेते हैं और इसकी कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी हो तो चार्ज बाई पोटेंशियल, ऑल्दो कैपेसिटी डिपेंड ऑन अ साइज फिजिकल पैरामीटर। भाई गिलास में पानी कितना आएगा, पानी भरो या ना भरो, उसकी कैपेसिटी फिक्स रहेगी, उसके फिजिकल पैरामीटर से डिसाइड होगी। ये नहीं कि पानी कम है तो कैपेसिटी कम है या पानी ज्यादा, यानी चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। बट जब बना होगा तो एक बार भर के तो देखा गया होगा, एक बार कैपेसिटी प्लान तो हुई होगी ना, इतना बनाएंगे तो ये कैपेसिटी बनेगी। तो वही बात यहाँ पर भी है कि इसकी कैपेसिटी पता करने के लिए मैंने क्या किया, इसको चार्ज क्यों दिया, सरफेस पे पोटेंशियल भी डेवलप हुआ, इसको हमने नोट डाउन किया। तो कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ, क्यू अपॉन 4πε0r। तो यहां से हमें जो कैपेसिटेंस मिली वो कितना मिला, ये देखिए केवल रेडियस पर डिपेंडेंट आ गया कि नहीं आ गया, बोलो। तो एक छोटा सा फार्मूला हमें यहां मिल गया है, कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कंडक्टर, जो नॉन चार्ज बॉडी, नॉन नॉन साइज, इसके कैपेसिटेंस का फार्मूला हो जाएगा 4πε0r। फाइंड कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर हैविंग रेडियस इक्वल टू अर्थ। जितना बड़ा अर्थ है ये उतना बड़ा कंडक्टर। मैं ये बताना चाह रहा था कि फेरेड बड़ा क्यों है, मैं उस टॉपिक पे आना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो माइक्रो आया ना, फेरेड तो नहीं आया ना, यानी जितना अर्थ बड़ा है उतना बड़ा मैंने कंडक्टर बनाया, और तब भी मुझे कैपेसिटेंस एक फेरेड नहीं मिला। मैंने सोचा था कि हजारों फेरेड तो मिल ही जाना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना फेरेड कितनी लार्ज क्वांटिटी, लार्ज यूनिट, बिग यूनिट है। तो इसका मतलब इसमें आपने जब कैपेसिटेंस सॉल्व किया तो 4πε0r, 4πε0 की वैल्यू 9 या 1/9, 4 पाई कहीं भी देखोगे तो 9 ही होगा, 1/9 ना, 1/4πε0 9 × 10⁻9 होता है, नहीं। रेडियस कितना, 6400 किलोमीटर, तो 6.4 × 10⁻6 कर दें तो मीटर हो जाएगा। 6400 किलोमीटर, 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर, और उसको मीटर बना दें। इसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आ गया 711 अप्रोक्सीमेटली × 10⁻⁻6 फेरेड। तो कैपेसिटेंस की जो वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेटली कितनी आ गई, 711 माइक्रो फेरेड। ठीक है, तो अब जाकर मुझे क्लियर होना चाहिए कि जो फेरेड है इज अ बिग यूनिट, छोटी यूनिट नहीं है, बड़ी यूनिट है फेरेड। फेरेड नहीं मिला मुझे, इसको सॉल्व करने के बाद एक फेरेड कैपेसिटेंस नहीं मिल पाया, हम सोच रहे थे कि बहुत सारा मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, 64 आइडेंटिकल चार्ज्ड स्फेरिकल mercury drop each of potential V and capacitance C। मरकरी ले लिया तो कंडक्टर भी हो गया है ना, और मरकरी मतलब मेटल भी हो गया, कंडक्टर भी हो गया, और लिक्विड है तो मिलाकर नया ड्रॉप भी बना सकते हैं। each of potential V and capacitance C are combined to form a big drop, a big spherical drop, new potential and capacitance of big drop, न्यू पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दोनों बताना है। कैपेसिटेंस हो गया 4C, और पोटेंशियल हो गया 16। 4C 16B किसका आंसर है, 4C करेक्ट है, 16B करेक्ट है, दोनों आंसर करेक्ट है। मैं एक बार इसे एन टर्म एन ड्रॉप में ले लूं क्या, एन की वैल्यू आप रख देना है ना। तो 1 2 3 4 5 गिन के बताओ कितने ड्रॉप हुए, कितने हुए, एन हो गए हैं, 5 कैसे हुए, एन ड्रॉप्स हैं। लेट सपोज बिकॉज आइडेंटिकल है तो रेडियस सबका आर ले लेते हैं, चार्ज इसका क्यू ले लेते हैं, पोटेंशियल इसका बी लेते हैं, ये कंबाइन करके फॉर्म करते हैं एक बिग स्फेरिकल ड्रॉप। रेडियस हो गया बड़ा सा, चार्ज कंजर्व रहेगा या नहीं रहेगा, तो एक का चार्ज क्यू है तो एन ड्रॉप का एन क्यू। इसका आंसर इसकी टर्म्स में लिख सकते हैं, यदि इसकी कैपेसिटेंस इसके टर्म में लिखना चाहिए तो इसका रेडियस इसके रेडियस में अवेलेबल होना चाहिए। कैसे, रेडियस का रिलेशन कैसे आएगा,
है ना, मास वही रहेगा, डेंसिटी वही रहेगी भाई, ऐसा थोड़ी कि कंबाइन किया तो मास लॉस हो गया, मास खत्म होगा क्या? तो मास वही, डेंसिटी वही, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन लागू रहेगा। तो वॉल्यूम कंजर्वेशन यदि रहेगा तो इसका मतलब बिग ड्रॉप का वॉल्यूम, क्या ये वही नहीं होगा जो एन टाइम्स ऑफ अ सिंगल स्मॉल स्फेरिकल ड्रॉप? ये सही है कि नहीं? तो यहां से आपको मिल गया होगा कैपिटल आर इज एन रेज टू पावर 1/3 इंटू स्मॉलर। If we talk about b smaller, s for smaller, तो that would be kq by smaller. If we talk about b bigger, तो k अब बड़े का चार्ज हो जाएगा nq और बड़े का रेडियस बड़ा सा, तो दिस इज k nq, रेडियस की जगह पर n पावर 1/3 इंटू स्मॉलर। ये सही है क्या? तो b bigger is equal to n पावर 1 n पावर 1/3, तो n पावर 2/3 एंड द रेस्ट इज b स्मॉलर ना। तो ये आपका आंसर आ गया। फिलहाल n यहाँ पे है 64 रेज टू पावर 2/3, स्मॉलर पोटेंशियल इज b, तो ये क्यूब रूट हो गया 4, ये आंसर कितना आ गया 16b। ये ठीक है, एक तरह से ये पोटेंशियल का छोटा सा स्फेरिकल पर स्फेरिकल कंडक्टर का छोटा सा क्वेश्चन है। मुझे तो कैपेसिटेंस भी लिखना था, तो दोनों एक साथ हमने पोटेंशियल भी डिस्कस कर लिया। हमें तो कुल मिलाकर एक क्वेश्चन करना है, आप समझ रहे हैं? तो अब इस पर क्या हर साल ऐसे हर बार ऐसे क्वेश्चन थोड़ी होगा रेडियस गिवन ऐसे ही बताओ, कुछ ना कुछ ऐसे ही सब होंगे, और क्या होंगे। और कैपेसिटेंस यदि स्मॉलर की बात की जाए तो 4πε0 स्मॉलर, और बिगर की बात की जाए तो 4πε0 बड़ा सा आर, कैपिटल आर, है कि नहीं? दिस इज योर 4πε0 कैपिटल आर इज एन रेज्ड टू पावर 1/3 इंटू स्मॉलर। ठीक है, तो c ऑफ द बिगर इज इक्वल टू n रेज्ड टू पावर 1/3 एंड द 4πε0 स्मॉलर इज c ऑफ स्मॉलर। तो इसके टर्म में आपको बिगर का स्मॉलर के टर्म में आंसर मिल गया, और इसको हम लिख सकते हैं 64 रेज्ड टू पावर 1/3, और c स्मॉलर है c, तो दिस इज 4c। ये ठीक है। एक बैटरी चार्ज की हुई रखी हो तो आप उससे काम ले सकते हो, क्योंकि वो एक तरह से एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है आपको। इसी तरह से यदि एक कंडक्टर चार्ज किया हुआ है तो उसके पास एनर्जी है या नहीं है? है। जहां फील्ड वहां एनर्जी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगी तो ग्रेविटेशनल एनर्जी होगी, वेयर एवर द फील्ड इज देयर एनर्जी इज देयर। तो यदि चार्ज कंडक्टर रखा हुआ है तो आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर होगी। तो इस एनर्जी स्टोर का फार्मूला जहां तक मुझे लगता है आप सभी को आता है, कि सपोज एक कंडक्टर है और इसकी कैपेसिटेंस है सी और चार्ज है क्यू, पोटेंशियल है बी, तो स्टोर्ड एनर्जी का फार्मूला आता है क्या आपको? आप मुझे ये बता दो कि ये फार्मूला हाफ सी बी स्क्वायर होता है, कि क्यू स्क्वायर बाई 2c होता है, या फिर हाफ क्यू भी होता है? तीनों सही है, ये तीनों फार्मूले ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। क्यू इज इक्वल टू सी बी रख के तीनों आपस में बनाए गए होंगे, यही ना? अब लेकिन यदि स्फेरिकल कंडक्टर है तो स्फेरिकल कंडक्टर होने पर सी की वैल्यू क्या होगी? 4πε0r। तो इसका आपको अलग से भी तैयारी ध्यान रखना चाहिए, ये चार्ज क्यों है, रेडियस आर है। तो एक स्फेरिकल कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी क्या हो सकती है? एक स्फेरिकल कंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी दैट इज क्यू स्क्वायर बाई 2c, क्योंकि चार्ज हमें दिख रहा है, वोल्टेज तो दिख नहीं रहा है, जो दिख रहा है उसके टर्म में लिखने जा रहा हूं मैं। तो क्यू स्क्वायर बाई 2c, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c इज 4πε0 आर। तो एनर्जी स्टोर क्या हो गया? क्यू स्क्वायर अपॉन 8πε0 आर, और यू कैन से k क्यू स्क्वायर बाई 2r। दिस द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। ये ठीक है, चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर। समझ गए? इसका एप्लीकेशन अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज redistribution of charge between conductors, between conductors, redistribution of charge between conductors।
जब हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्जिंग फंडामेंटल का सबसे पहला पार्ट क्या बताया था? कंडक्शन। भाई तीन मेथड थे, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। तो उसमें आपने देखा था कंडक्शन में क्या होगा, एक बॉडी बॉडी चार्ज है, उसी से दूसरा कनेक्शन करके चार्ज कर लेंगे। और उसमें ये भी देखा था कि यदि साइज आइडेंटिकल है तो डिस्ट्रीब्यूशन हाफ हाफ हो जाता था। लेकिन एक बात उसमें उस दिन भी मन में आया था कि यदि साइज डिफरेंट है तो क्या करेंगे, ये बात तो मन में आई थी। तो मैंने कहा था कैपेसिटर के पहले लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। मुझे लगता है आज कैपेसिटर का पहला लेक्चर है और डिस्कशन कर लेना चाहिए। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बिटवीन कंडक्टर्स। सपोज हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर होगा, देखो स्फेरिकल कंडक्टर होगा तो क्वेश्चन में रेडियस गिवन होगी, और यदि किसी अन्य शेप में होगा तो रेडियस ना देकर हमें कैपेसिटेंस गिवन होना चाहिए। फिर दोनों में से एक है, आइदर सी गिवन है तब तो हमें साइज देखना है क्या। मान लो आपसे कहा जाए दो कंडक्टर है, इनकी कैपेसिटेंस C1 C2, फिर हमें साइज से उसकी शक्ल से क्या मतलब है, वो स्फेरिकल है कि किस कैसा है, उससे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो कैपेसिटेंस चाहिए था, काम खत्म है। लेकिन यदि स्फेरिकल रहेगा तो सी की वैल्यू शायद ही गिवन हो, क्योंकि वो पता है कि रेडियस से आप सॉल्व कर लोगे। दूसरा कंडक्टर बना लीजिए रेडियस R2 का, इसकी कैपेसिटेंस C2, इसको हमने दोनों को चार्ज किया पोटेंशियल B1 और B2 तक। पोटेंशियल गिवन होगा तो चार्ज नहीं गिवन होगा, चार्ज गिवन होगा तो दोनों में से कोई एक गिवन रहेगा। ये सारा पैरामीटर कब है, बिफोर कंडक्शन। ये डायग्राम आप बना लीजिए तभी आगे बढ़ा जाएगा। और बाद में हमने इनको क्या किया, वायर से जोड़ दिया। वायर से जोड़ने पर आपके मन में क्या विचार आएगा, पहला जो विचार आएगा चार्ज फ्लो करेगा। कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया तो चार्ज फ्लो करेगा ना, वो एक वाटर टैंक दूसरे वाटर टैंक से कनेक्शन, तो पानी तो बहेगा, कंफर्म है। तो इसका मतलब चार्ज तो फ्लो करेगा। अब कब तक फ्लो करेगा आप बता दो, जब तक दोनों वाटर टैंक में पोटेंशियल से पानी का लेवल वाटर लेवल सेम ना हो जाए। तो यहां बताओ क्या सेम हो जाएगा। हम पानी को, जब आपको कभी ना समझ में आए, जब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कभी फील ना आए और आपको फील लेना हो, रियल लेना हो, एक्चुअल फील करना हो, तो चार्ज को पानी मान लो, चार्ज मतलब, और वाटर लेवल को मान लो पोटेंशियल, वाटर लेवल पोटेंशियल। तो जैसे हायर वाटर लेवल से लोअर वाटर लेवल की तरफ पानी बहता है ना टैंक में जोड़ने पर आपस में, एग्जैक्टली हायर पोटेंशियल कंडक्टर से लोअर पोटेंशियल कंडक्टर की ओर क्या चलेगा, चार्ज फ्लो करेगा। कब तक चार्ज फ्लो करेगा, जब तक पोटेंशियल। तो इसका मतलब जो पहला विचार आया आपके मन में वो सेम पोटेंशियल का आ गया। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला बताओ, Q इज इक्वल टू सीबी। ये है सच में इंपॉर्टेंट, मतलब आपको कभी भी लगे कि दो पैरामीटर दिख रहा है तो तीसरा पैरामीटर इमीडिएट निकालो, इमीडिएट। ये सच में बहुत अच्छा है। अभी आप देखते जाना, आपको लग रहा होगा कि ये फार्मूले भूल गए हैं। यदि किसी को भी लग रहा है, आप में से हो सकता है 5 लोगों को लग रहा हो कि इसमें से एक भी लाइन याद नहीं है, आप पढ़ लीजिए, आपको लगेगा एक भी लाइन याद नहीं करना है यदि Q इज इक्वल टू सीबी आता है। आप पढ़ लीजिए, पढ़ के 5 मिनट बाद मुझे बताना कि सच में याद करना है कि नहीं करना है। तो ये बताओ कि Q इज इक्वल टू सीबी से जब इसका B चेंज हो गया तो चार्ज वही रहा क्या, जब B पहले B1 था अब B बदल कर B हो गया, तो चार्ज Q1 रह गया या बदल गया, और इसका कितना। ये सब हुआ कब, ये सब कब हुआ। तो ये आप डायग्राम बनाओ तब बात शुरू करें। आफ्टर कंडक्शन, तो सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा कि आफ्टर कंडक्शन, एक बार एज ए स्टूडेंट प्लान करते हैं कि देखते हैं एज ए स्टूडेंट आपके मन में क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है। मतलब एक स्टूडेंट सोचे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन तो हो ही सकता है, तो आप उसी हिसाब से तैयारी कर लोगे कि भाई एग्जामिनर ये पूछ सकता है। तो जब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर ज्वाइन किया आपने, तो क्या नया पोटेंशियल वही हो गया कि पहले वाला रहा, चेंज हुआ, पूछा जा सकता है क्या। ठीक है, पोटेंशियल चेंज हो गया तो चार्ज वही रहा कि चेंज हो गया, तो नया चार्ज भी तो पूछा जा सकता है। कितने कितने क्वेश्चन हो गए, 2 हो गए। अच्छा, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे कितना चार्ज फ्लो किया, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर पूछा जा सकता है क्या। इस प्रोसेस में कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, कुछ नुकसान तो नहीं हो गया, एनर्जी लॉस। कितने क्वेश्चन आपके मन में आ रहे हैं, वही तैयारी कर लेते हैं, वही आप तैयार रखें। सबसे पहले लिखेंगे कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल V, कॉमन पोटेंशियल V। चार्ज कंजर्वेशन रहेगा या नहीं रहेगा, बोलो जल्दी, चार्ज कंजर्वेशन लागू रहेगा कि नहीं। तो बताओ आफ्टर कंडक्शन आपको क्या चार्ज नजर आ रहा है, एंड बिफोर कंडक्शन, ये सही है। अच्छा, Q1 डैश की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, और Q2 डैश, मैं चाहता तो ये भी लिख देता B1 B2, लेकिन अभी चार्ज ही रहने दो। तो बताइए कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हुआ, Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2, यही हुआ। अब मान लो B1 गिवन है B2 गिवन है, तो Q1 के प्लेस पर Q2 अपॉन, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल, ये ठीक है, दिस इज द कॉमन पोटेंशियल Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है भाई। एक बात बताओ, यदि 2 वाटर टैंक है और इसको आपस में कनेक्शन कर दिया गया, पहले इसमें इतना पानी था, इसमें इतना था, कनेक्शन हो गया,
कनेक्शन करने के बाद भी ये 2 वाटर टैंक रह गया क्या? इसको आपने ओपन कर दिया, वॉल्व ओपन कर दिया बीच में से, कनेक्टिंग वॉल्व ओपन कर दिया, फिर भी ये 2 वाटर टैंक है क्या? कितने टैंक माने जाए? अच्छा, तो एक ही टैंक माना जाएगा, ये कह रहे हो ना? तो यदि मैंने 2 कंडक्टर को जोड़ दिया है कंडक्टिंग वायर से, ये 2 कंडक्टर है क्या? एक बन गया, चार्ज यहां रखोगे दोनों पे जाएगा, यहां रखोगे तो भी दोनों पे जाएगा। अब मान लीजिए आपके पास पूछा गया व्हाट इज पोटेंशियल, व्हाट इज देयर कॉमन पोटेंशियल, और आप इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फार्मूला जानते हैं क्या? Q इज इक्वल टू सी बी, लेकिन आपसे बी पूछा जाए, व्हाट इज बी, तो क्यू बाई सी तो मन में तो अनायास ही आएगा ना, बी मीज क्यू बाई सी। लेकिन अभी आप कह रहे थे कि दोनों को मिला दिया है तो एक ही बन गया है, तो क्यू मतलब दोनों वाला क्यू, जैसे उसका पानी इस टैंक का पानी, दोनों पानी एक ही माना जाएगा। दो ये एक टैंक है 1000 लीटर की, दूसरी टैंक है 500 लीटर की, तो आप कैपेसिटी 1500 बन गई है ना, कैपेसिटी भी तो चेंज हो गई है एज अ सिंगल कंटेनर। तो एक तरह से सच में ध्यान से देखिए, क्या ये क्यू बाई सी नहीं लिखा है? कॉमन पोटेंशियल इज क्यू बाई सी ना, टोटल चार्ज ऑफ द कंडक्टर अपॉन टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर एज अ सिंगल वन। तो आपको हमेशा ध्यान रह सकता है, यही मैं कह रहा था कि आपको याद रह सकता है। अब आपसे पूछा गया कि कंडक्शन होने के बाद नया चार्ज बता दीजिए। अब चार्ज की बारी आई, अभी तक पोटेंशियल था, अब चार्ज कैलकुलेशन शुरू हुआ। तो क्योंकि बी आपको पता चल चुका है और चार्ज का मतलब सीबी होता है, तो C1 इंटू बी, C2 इंटू बी, किसका मन नहीं करेगा कि सॉल्व करे? बोलो। C1 बी, बी मीन्स अपॉन C1 प्लस C2, एंड दिस इज C2 बी, वी मीन्स, एंड फॉर एनी शेप ऑफ कंडक्टर हम यही रुक जाएंगे, फॉर एनी शेप हम यही रुक गए कि सी गिवन है। लेकिन यदि स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है तो सी की वैल्यू प्रोपोर्शनल टू आर होगी कि नहीं होगी? C1 एग्जैक्ट बताओ, 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 C2, तो यहाँ C1 बाई C2 टाइप का है, तो 4 पाई ऊपर नीचे नहीं कटा, बताओ क्या बनाइए? R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू सम ऑफ चार्ज, और यहाँ क्या बनेगा? कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो, हम हमेशा स्टूडेंट से कहते हैं, आपसे चार्ज पूछा जाए कि ना कि ज्वाइन किया नया चार्ज बताओ, तो नया चार्ज बताने के लिए नया कैपेसिटी इंटू इंटू बी तो आप लिख ही दो, और बी की वैल्यू अपने आप दिखेगी, सम टोटल क्यू बाई टोटल सी करें, सब अपने आप दिखेगा, चलते जाए। और स्फेरिकल है तो सी के प्लेस पर आर लिख के निश्चिंत रहो, मस्त रहो। ठीक है, अब जरा ध्यान देना कि यदि R1 और R2 इक्वल होता, जरा ध्यान दो, ध्यान दो, बाई टू आ रहा है कि नहीं दोनों? R1 इज इक्वल टू R2, R1 इज इक्वल टू R2, दोनों में बाई टू आया कि नहीं? चार्ज इक्वली डिवाइड हुआ, इसीलिए हर चीज जब कहा जाए कि ये चीजें आगे चल के पढ़ेंगे तो मीन्स कहीं ना कहीं पढ़ेंगे। ठीक, ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हिसाब से चलेगा? बी सेम है तो C1 बाई C2, यानी जब आपस में कनेक्शन होगा तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगी उसमें ज्यादा चार्ज होगा, जिसकी कैपेसिटी कम होगी उसमें कम चार्ज होगा। इसी को आप रेडियस के टर्म में कह सकते हो, ये सही है। और अब आप रेशियो मेथड भी लगा सकते हो अपना, Q1 डैश का हिस्सा क्या है और Q1 डैश इन टर्म्स ऑफ रेडियस क्या है। आप रेशियो वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हो कि R1 का हिस्सा बताना है तो R1 अपॉन सम ऑफ रेडियस इंटू टोटल क्यू, आप ये वाला भी काम कर सकते हो, है ना। बहुत सारे ऑप्शन है, यदि आप एक बार लग के ठीक से समझ के पढ़ो, आपको लगना चाहिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ये आपको पता चलना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, सिचुएशन क्या है, ये हमें समझ आना चाहिए। तो ये 2 क्वेश्चन की मुझे लगता है तैयारी हम कर चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर पूछा गया, अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अनदर, वन टू अनदर, ये कैसे करोगे? इज डिफरेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी कंडक्टर, तो क्या मैं इसको Q1 डैश माइनस Q1 या फिर Q2 डैश माइनस Q2 लिख लूं क्या? मॉड मैंने इसलिए लिया कि इसमें मुझे अभी थोड़ी पता है कि किसमें से क्या चार्ज जा रहा है, हो सकता है Q1 डैश बड़ा हो Q1 से, हो सकता है Q1 बड़ा हो, बट डिफरेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी कंडक्टर बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड, जैसे मान लो आपने एक कंडक्टर को देखा, इसमें पहले 10 कूलम है, उसी कंडक्टर का बाद में 12 है, उसी कंडक्टर का बाद में 12 है, तो इसका मतलब 2 फ्लो होके आया है कि नहीं आया? या पहले 10 था बाद में 7 है, पहले इसका 10 था बाद में देखा मैंने 7 है, तो 3 फ्लो होके गया ना। तो लेट अस टेक द डिफरेंस ऑफ चार्ज ऑन एनी कंडक्टर बिफोर एंड आफ्टर, दैट्स ऑल। एंड फाइनली एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस, एनर्जी लॉस इन द प्रोसेस, इस प्रोसेस में कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, ये हमें पता करना है। तो एनर्जी लॉस के लिए हम चेंज इन एनर्जी निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। यदि ये पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया सपोज, और ये पॉजिटिव आ जाए, सपोज पॉजिटिव आ जाए, वैसे तो आएगा नहीं, पॉजिटिव आना का मतलब फाइनल एनर्जी ज्यादा और इनिशियल एनर्जी, इसका मतलब एनर्जी कहीं से बढ़ी है। लेकिन नेगेटिव आ जाए तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब फाइनल एनर्जी डिक्रीज हुई है, तो द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिसिपेटेड एज हीट इज सपोज टू बी द एनर्जी लॉस। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो फाइनल एनर्जी देख लेते हैं कितना है, फाइनल एनर्जी इसका और इसका दोनों देख लेते हैं, इसके पॉकेट में कितनी एनर्जी है जरा देखना, तो हाफ C1 B² इसके पास और इसका देखना हाफ C2 B², तो बी कॉमन ले लिया, माइनस इनिशियल देखते हैं इस पॉकेट में कितना है, हाफ C1 B1², दूसरे पॉकेट में हाफ C2 B2², दिस इज द इनिशियल एनर्जी। और हम बी की वैल्यू लिखेंगे ये वाला टर्म,
C1 B1 प्लस C2 B2 अपॉन C1 प्लस C2, ये वाला टर्म। ये पेन पर कौन नजर लगा दिया भाई, पेन ही हाथ से छूट रही है। हाँ भाई, तो ये बी की वैल्यू पता चल गया, बी की वैल्यू कितनी आई, ये यहां पे रखा जाएगा, ये वैल्यू यहां पुट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन होगा, और ये आंसर आएगा 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। ये एनर्जी, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी क्या पता चला आपको, पोटेंशियल एनर्जी कम होता हुआ पता चल गया कि नहीं, नेगेटिव आना मतलब समझ गए, फाइनल एनर्जी कम है। सो व्हाट इज लॉस ऑफ एनर्जी, तो डिक्रीज एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट। तो क्या लिखा जाए, सो एनर्जी लॉस विल बी, जितना डिक्रीज किया है, नेगेटिव हुआ है, उतना ही हीट प्रोड्यूस हुआ ना। ये फार्मूला ध्यान है क्या, आप कोई भी साल का पेपर देखोगे तो एक आध पेपर में ये फार्मूले पे क्वेश्चन 100% मिलेगा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। कोई ना कोई पेपर में आपको क्वेश्चन दिख ही जाएगा कि पहले कैपेसिटी ये है, चार्ज है, एनर्जी लॉस बताइए। क्या फार्मूला आ गया, 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। ये ठीक है। नेगेटिव कैसे, जो डिक्रीज हुआ, अब ये हमने कहा ना जैसे 20 जूल माइनस हुआ, यानी एनर्जी, तो लॉस एनर्जी कितनी हुई, व्हाट इज एनर्जी लॉस, तो द डिक्रीज इन द एनर्जी इज डिसिपेटेड एज हीट, इज डिसिपेटेड एज एनर्जी, तो एनर्जी लॉस वैल्यू, द वैल्यू ऑफ एनर्जी लॉस विल बी सेम वैल्यू विद पॉजिटिव साइन, ठीक है। तो 1/2 C1 C2 upon this, use B1 B2 with sign, B2 with sign, use B1 B2 with sign, जैसे एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, तो माइनस माइनस B2 आएगा, प्लस हो जाएगा, वो एनर्जी लॉस और ज्यादा होगी, एनर्जी लॉस और ज्यादा होगी, ठीक है। मुझे लगता है ये चारों क्वेश्चन तैयार करना चाहते थे, और मैंने कहा था कि 5-7 मिनट रुकिए और आपको हमेशा ध्यान रहने वाले फार्मूले मिल जाएंगे। तो चाहे यहां तक तो बिल्कुल तैयारी हो गई, चार्ज हुआ, कॉमन पोटेंशियल हुआ, ट्रांसफर हुआ, ये तो एक जैसा हो गया। क्वेश्चन लिखिए, 2 spherical conductor, each of charge 6 microcoulomb, each of charge 6 microcoulomb and radii 1 cm and 2 cm, 1 cm and 2 cm are joined by conducting wire, are joined by conducting wire, find charge flown through the wire। जब आप ऐसा करते हैं तो वायर में से कितना चार्ज फ्लो करेगा, फाइंड चार्ज फ्लोन थ्रू द वायर। ये वैल्यू मोहम्मद क्या लिखा आपने, ये बी की वैल्यू यहां पुट करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। हाँ जी, चार्ज फ्लोन क्या होगा, तो किसी एक कंडक्टर का इनिशियल चार्ज ले लेते हैं, सपोज हमने स्मॉलर कंडक्टर को ध्यान दिया, ठीक है ना, हमने स्मॉलर कंडक्टर को ध्यान दिया, तो इसका इनिशियल चार्ज बता दीजिए, 6 माइक्रोकूलम, दिस इज Q1, और Q1 डैश कितना होगा, नहीं ध्यान है तो C1B, नहीं ध्यान है तो C1B, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम चार्ज निकालना है तो CB ही ध्यान में आएगा, रोज रोज ऐसे नहीं होता है कि फट से वो फार्मूला ध्यान आ जाए, हमेशा बेसिक फंडामेंटल आएगा। C1B, बी की जगह पर आएगा सम ऑफ चार्ज अपॉन सम ऑफ कैपेसिटेंस, और क्योंकि स्फेरिकल है तो ये आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू सम ऑफ चार्ज। अब आप चाहो तो यहाँ ऊपर नीचे दोनों रेडियस है, तो मीटर बनाना जरूरी है क्या, ऊपर नीचे दोनों रेडियस है, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस 2 एंड दिस इज 6 प्लस 6 इज माइक्रोकूलम, तो ये कितना आ गया 4 माइक्रोकूलम। अब बताइए, अपने आप पता चल गया कि बड़ा कौन था, पहले स्मॉलर कंडक्टर के पास 6 माइक्रोकूलम है, उसी कंडक्टर के पास हमने जब बाद में सॉल्व किया तो 4 आया, तो बताइए ट्रांसफर कितना हुआ, 6 माइक्रोकूलम इनिशियल, 4 माइक्रोकूलम फाइनल, तो फ्लो ऑफ चार्ज हो गया 2 माइक्रोकूलम, किधर से किधर गया होगा, जो 6 था वो 4 हो गया, जो वैल्यू 6 थी वो 4 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया स्मॉलर टू बिगर फ्लो किया है, स्मॉलर टू बिगर कंडक्टर फ्लो किया है, क्योंकि स्मॉलर पे चार्ज क्या हुआ, रिड्यूस हुआ है। ये वैसे आप फैसला पोटेंशियल से भी कर सकते थे, B इज इक्वल टू KQ/R, चार्ज ऑन देम आर सेम, जिसका रेडियस कम होगा उसका पोटेंशियल ज्यादा, ही आप वैसे भी फैसला कर सकते थे, ठीक है। तो स्मॉलर टू बिगर चार्ज फ्लो होगा, ट्रांसफर होगा, ये ठीक है। कॉमन पोटेंशियल in previous question, common potential in previous question, what is common potential in previous question,
व्हाट इज कॉमन पोटेंशियल इन प्रीवियस क्वेश्चन? कितना? 36 इंटू 6 6 12 9 और 3 चौक 12 कितना आ रहा है? 9 चौक 36, 36 तो आएगा, कंफर्म है हाँ। 36 तो आएगा, 3 चौक 12 9 चौक 36, हाँ 36 इंटू किसका किसका 36 इंटू समथिंग आ गया। अच्छा अब देखो, एज ए स्टूडेंट मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, मेरे से कोई पोटेंशियल पूछे तो सम ऑफ चार्ज अपॉन सम ऑफ कैपेसिटी लिखना चाहिए, लेकिन क्योंकि दो है तो सम ऑफ चार्ज मतलब ये, ठीक है। अच्छा अब क्वेश्चन में देखना है अवेलेबल क्या क्या है। क्वेश्चन में चार्ज की जरूरत है मुझे, चार्ज अवेलेबल है, कैपेसिटेंस की जरूरत है लेकिन रेडियस अवेलेबल है। थोड़ा आगे बढ़ लेता हूं मैं, Q1 प्लस Q2, C1 इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 एंड C2 इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2, 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन ले लिया, 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन 0 10 पावर 9 Q1 Q2, लेकिन ये माइक्रो में है, अपॉन 1 प्लस 2। अब इसे सेंटीमीटर को मीटर बदलना पड़ेगा क्योंकि केवल रेडियस लिखनी है। जब आपने ये एसआई यूनिट पुट किया तो आप, जब आपने 1/4 को एसआई में रखा तो चार्ज भी एसआई में रखा जाएगा, रेडियस भी एसआई यूनिट में रखा जाएगा, और ये हो गया बोल्ट। और किसी ने सॉल्व किया है तो बता दीजिए, 36 इंटू 10 पावर प्लस 5 ना, कितना 5 ना, 5 भी तो आ रहा है, -4 हो रही है, 5 तो आ रहा है, ये है क्वेश्चन, ये ठीक है। यू रेडी फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन? टू स्फेरिकल कंडक्टर, two spherical conductor of radii r and 2r, capital R and 2r, each having same surface charge density sigma, each having same surface charge density sigma, comma, are joined by conducting wire, new surface charge density of bigger conductor is 2/3 sigma, 4/5 sigma, 5/6 sigma, sigma/3. कभी भी क्वेश्चन की सिचुएशन चेंज हो तो जिद जिद पकड़ लो कि जैसा सिचुएशन पढ़ा था वही सिचुएशन में लाने की कोशिश करो, क्वेश्चन हो जाएगा। आईआईटी का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा हटके तो होगा ही, हल्का सा डिफरेंट होगा, जरा सा डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा अंतर होगा, थोड़ा सा हट कर आएगा। क्या कह रहे हो? ठीक है, कुछ नहीं हो, कम से कम डायग्राम तो बनाना ही चाहिए मुझे लगता है। इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, इसकी भी सिग्मा, इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ दिया, जोड़ने से चार्ज चेंज होगा या वही रहेगा? चेंज होगा तो सिग्मा नहीं चेंज होगा क्या? ये चेंज होकर हो गया σ1 और ये चेंज होकर कितना हो गया σ2। लेट्स से इनिशियल चार्ज इसका Q1, इसका Q2, ये Q1 बदलकर हो गया Q1 डैश और Q2 बदलकर आपको हो, तो मैं आपको सबसे पहले फाइनल स्टेटमेंट दे दूं कि क्या चाहिए आपको, σ2 चाहिए या नहीं चाहिए। देखते हैं क्या जरूरत, σ2 कैसे निकाला जा सकता है बताइए, पहले वाला चार्ज या बाद वाला चार्ज, यानी Q2 की Q2 डैश अपॉन कितना एरिया ना, ये अपनी रिक्वायरमेंट है, आपको बताऊं ये अपनी रिक्वायरमेंट है, चार्ज के बदले चार्ज डेंसिटी, इतनी सी एक स्टेप आगे पीछे है बस। भाई आप चार्ज के टर्म में तो पढ़कर आए ही हो, चार्ज के टर्म में तो रटा हुआ है आपको, नहीं? आपको इसकी चार्ज डेंसिटी चाहिए, चार्ज डेंसिटी क्या आपके मन में नहीं आ रहा है, चार्ज बाय एरिया, यानी इसका, और कौन सा चार्ज डेफिनेटली आफ्टर कंडक्शन, तो आफ्टर कंडक्शन मींस Q2 डैश अपॉन एरिया, यानी अब क्या प्लानिंग किया जाएगा, अगला किस पर अटैक किया जाए बोलो, Q2 डैश पर अटैक नहीं करोगे? ये निकलते ही आंसर नहीं आएगा क्या? जैसे ये Q2 डैश निकला आंसर आ जाएगा। अच्छा Q2 डैश जो आपके मन में पहले आता है वो क्या आता है, जो बी आपके मन में आता है वो क्या आता है?
और क्योंकि स्फेयर होने के नाते सी की जगह पर क्या मन में आ रहा है, यहां तक तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए, दिक्कत होना चाहिए, बोलो। अब R2 2R R1 R R2 2R Q1 नहीं गिवन है, उसके बदले सिग्मा गिवन है। सिग्मा आप समझते हैं इज नॉट अ टोटल चार्ज, इट इज अ चार्ज ऑफ यूनिट एरिया। लेकिन आप क्या यूनिट एरिया से वाले चार्ज से काम चला लोगे? बेटा मुझे तो पूरा चार्ज चाहिए भाई, दो कुछ भी हो, हमें तो पूरे स्फीयर वाला चाहिए। आप बता सकते हैं Q1 क्या रहा होगा? व्हाट इज द Q1? दैट इज द इनिशियल चार्ज ऑन अ स्फीयर। सिग्मा इनटू कितना? एरिया ऑफ द स्फीयर। Q2 बोल दीजिए। सिग्मा इनटू एरिया ऑफ द स्फीयर, ये सही है। सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू एरिया, इसका सिग्मा, सिग्मा पहले सिग्मा है, इसका भी उसका भी, एरिया इसका मल्टीप्लाई इसका चार्ज आ गया, इसका एरिया मल्टीप्लाई किया इसका चार्ज आ गया। 16 4 20 दूना 40, 40/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर इज द चार्ज। यहां लाके रख दीजिए। तो 1/16 पाई आर स्क्वायर, ये पहले से है, 2 2 4 16, और Q2 डैश हो गया 40/3 सिग्मा पाई आर स्क्वायर। तो यहां से जो रिजल्ट मिला वो 5/6 सिग्मा मिला होगा मुझे लगता है। किसका किसका आ गया था मेरे से पहले? बहुत बढ़िया, ठीक है। ये डिस्कशन समझ में आ गया आपको? एनर्जी लॉस, हीट प्रोड्यूस, ये सब एक ही वर्ड है, ठीक है ना। इसमें हीट प्रोड्यूस पूछा जाए तब भी वही बात है, ठीक है। फाइंड हीट प्रोड्यूस व्हेन बोथ गिवन थिन कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल्स, ब्रैकेट में लिख लेना कंडक्टिंग है ये, नहीं तो आर ज्वाइन बाई कंडक्टिंग वायर, ज्वाइन बाई कंडक्टिंग वायर। हीट प्रोड्यूस, heat produced when both given thin concentric spherical cells, spherical cells, spherical cell नहीं लिखा, sorry, spherical cells which are conducting, spherical cells conducting are joined by conducting wire, are joined by conducting wire। क्यों वो वाला फॉर्मूला क्या दिक्कत है? वो जो हाफ C1 C2 क्या फॉर्मूला था, याद है क्या? उसी को लपेट दिया जाए क्या? हेलो, उसी फार्मूले को लपेट दें? नहीं नहीं, परेशानी ही क्या है उसमें बताओ? उस फार्मूले में परेशानी ही क्या है बताओ? परेशानी, कभी भी दो पास में रखे कंडक्टर आपस में ज्वाइन करेंगे 100% चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। यानी जब फाइनल एनर्जी लिखी जाएगी तो हाफ C1 B स्क्वायर भी आएगा, हाफ C2 B स्क्वायर भी आएगा। इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि हीट जनरेटेड वही होगा जो सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज करेगी, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। हीट प्रोड्यूस कितना होगा? मैंने फाइनल माइनस इनिशियल नहीं लिखा, फाइनल माइनस इनिशियल लिखोगे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मींस हीट प्रोड्यूस, तो मैंने सीधा इनिशियल माइनस फाइनल वैल्यू लिख दिया सीधे। बोलो, एक बार मैं फिर वापस चल रहा हूं उसी फार्मूले पे कि वो फार्मूला क्यों नहीं। 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर फार्मूला तब आया था जब इसके पास इनिशियल एनर्जी थी, इसके पास इनिशियल एनर्जी था। कनेक्शन करने के बाद भी दोनों के पास पोटेंशियल बचा था, दोनों की एनर्जी लिखी गई थी। याद कीजिए, ये इकलौता कंडक्शन का एग्जांपल है। याद कीजिए, इकलौता ये कंडक्शन का एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें 100% चार्ज ट्रांसफर होता है। पता नहीं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स याद आ रही है कि नहीं याद आ रही है कि यदि मैं इसको ज्वाइन कर दूं, यहां चार्ज बचेगा, ये पूरा चार्ज कहां चला जाएगा? आपको याद आ रहा है? 100% इकलौता कंडक्शन प्रोसेस का इकलौता एग्जांपल जहां 100% चार्ज ट्रांसफर होता है। याद आ गया? जल्दी बोल दीजिए, याद आ गया? और यदि याद आ गया, इसका मतलब फाइनल एनर्जी लिखते समय इसके पास एनर्जी नहीं है, तो हाफ C1 हाफ C2, C1 C2 दो बार थोड़ी लिखा जाएगा, C2 C2 लिखा जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या, हमें सेम प्रोसीजर फिर से रिपीट कर लेना चाहिए कि नहीं कर लेना चाहिए? यानी ये जो एनर्जी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसको फिर से दोबारा सॉल्व करना चाहिए बजाय यूज करने के लिए। इनिशियल एनर्जी लिखिए, इनिशियल एनर्जी लिखिए, इनिशियल एनर्जी लिखिए आप लोग। लिख, आप स्फेरिकल की एनर्जी लिखना जानते हैं? आता हो तो बता दो। Q2/2R। हेलो हेलो, स्फेरिकल कंडक्टर की जरा एनर्जी बताओ तो। Q2/, जहां मेरा पेन लगे इसकी एनर्जी बता दो। इसकी कितनी एनर्जी है? Q2/2A, इसकी एनर्जी बताओ। 2A, A मतलब R मतलब, ये सही लिखा। एंड +1 वुड बी द इंटरेक्शन एनर्जी। क्या इसका इसका आपस में इंटरेक्शन नहीं होगा? यानी इसकी एनर्जी इसके पोटेंशियल की वजह से, हेलो, 1 एनर्जी वुड बी द इंटरेक्शन 1। फिर से देखिए, चाहे ये चार्ज ले लो और इसकी वजह से पोटेंशियल ले लो, चाहे ये चार्ज ले लो इसकी पोटेंशियल ले लो, एक ही बात है। मैं जैसे अंदर वाला चार्ज ले लिया, मैंने अंदर वाला चार्ज लिया, तो पोटेंशियल किसका लूंगा? इंटरेक्शन लेने जा रहा हूं मैं आपस में। इंडिविजुअल एनर्जी छोटे की, इंडिविजुअल एनर्जी बड़े की, और तीसरा एनर्जी कौन सा? इंटरेक्ट नहीं करेंगे क्या? दूर दूर थोड़ी रखे हैं।
दूर दूर थोड़ी रखे हैं, तो पास में है ना, इंटरेक्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। इसकी एनर्जी, चार्ज, पोटेंशियल इसकी वजह से, बताइए क्या इसके सरफेस पे जो भी पोटेंशियल होगा ये अंदर के सभी पॉइंट पर वही पोटेंशियल नहीं डेवलप करेगा? बोल दीजिए, बोल दीजिए, देरी मत कीजिए। के क्यू अपॉन टू आर, आर ये उल्टा बोलता हूं, उल्टा बोलता हूं। किसी बच्चे ने कहा, सोचा कि इसका चार्ज ले लूं, इसका पोटेंशियल ले लूं, तो चार्ज लिया इसका। अब बताओ इसके बाहर जब आओगे तो 2a डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या लिखोगे, जरा बताओ तो। के क्यू बाई, मैंने कुछ गलत लिखा क्या? एक मिनट, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। चार्ज ऑफ दिस, पोटेंशियल ऑफ दिस, तो इसके सरफेस पे पोटेंशियल हो गया के क्यू बाई रेडियस। इसका रेडियस कितना है? इसका रेडियस कितना है? 2a। यहां प्लीज आप 2a कर लेंगे, तो ये हो गया 2a। कितना हो गया? 2a। और आप इसका चार्ज लिए होते बाहर वाले का और पोटेंशियल अंदर वाले का लिखते, तब भी तो ये लिखते। ये कौन सी एनर्जी लिख डाला हमने? इनिशियल एनर्जी। अब आप फाइनल एनर्जी बता सकते हैं क्या? के चार्ज बोलिए स्क्वायर बाई 2, रेडियस कितना? ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेना इसको। बेटा ये पेन उठाना, बालक ये पेन उठाना। आप लोग जो इसमें इलेक्ट्रोस्टैट मतलब डू योर सेल्फ 1 है, उसके में 6 के आगे वाले न्यूमेरिकल देखना और कुछ सॉल्व एग्जांपल देखना। होमवर्क हम कल देंगे। और जिसका करंट इलेक्ट्रिसिटी का होमवर्क बचा हुआ है उसको कंप्लीट करो। अगले एक आध दिन में फिर कैपेसिटर का लोड आ जाएगा, तो जी भर के 1 से 2 दिन मैक्सिमम करके करंट और कंप्लीट कर लो, जिसका भी किसी का भी बचा हुआ है। लेक्चर में एंड कर रहा हूँ, लेक्चर में एंड कर रहा हूँ। ऑनलाइन स्टूडेंट्स लेक्चर एंड कर रहा हूँ मैं।